अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर कल्बे हैदर है और मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ और ये हमारा यूट्यूब चैनल है और आज हम डिप्रेशन का एपिसोड 4 पे काम कर रहे हैं। तो इसमें हम स्टार डी टेक्निक, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार डी टेक्निक को आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। स्टार डी टेक्निक जो है वो मैनेजमेंट में काम आती है ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के। और स्टार डी जो है वो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है सीक्वेंस ट्रीटमेंट अल्टरनेटिव टू रिलीव डिप्रेशन। मतलब हम क्या अल्टरनेट कर सकते हैं डिप्रेशन को रिलीव करने के लिए। ये आपको यहाँ भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। बेसिकली ये मॉर्सले है, मॉर्सले गाइडलाइन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। और मॉर्सले गाइडलाइन जो है वो फॉलो करता है फिर फॉलो करता है नाइस गाइडलाइन को। और इसी तरह जो डिफरेंट रिसर्चेज आ रही होती हैं वो ये एक दूसरे की इसी तरह से फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो दवा इन्होंने इस्तेमाल की है उसका नाम है एसिटालोप्राम। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एसिटालोप्राम इस्तेमाल करें, आप कोई और ड्रग, जैसे फ़र्ज़ करें कोई दवा है जो वो ले रहा है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें एसिटालोप्राम ही आप इस्तेमाल करें। तो ये सिर्फ समझाने के लिए, और इन्होंने जो रिसर्च की थी उसमें इस तरह से था कि इन्होंने एसिटालोप्राम इस्तेमाल की थी। तो ये एसिटालोप्राम से स्टार्ट है। फ़र्ज़ करें जो आपने किसी को सर्टालिन स्टार्ट की हुई है तो आप सर्टालिन वाले उससे भी इसको शुरू कर सकते हैं। बेसिकली इसमें हुआ क्या था कि 2876 पेशेंट्स को इसमें लिया गया था और उनको एसिटालोप्राम स्टार्ट की गई। उनमें से 28% पेशेंट जो थे वो ठीक हो गए थे। अब जो 28% पेशेंट ठीक हो गए थे वो तो चलें रिकवर हो गए। अब 28 में से बाकी जो 72% था वो रिकवर नहीं हुआ। अब उसके बाद हमारे पास दो चांस रह गए थे कि हम दो ऑप्शंस थे कि हम स्विच करें और एगमेंट करें। ठीक है, तो इसमें से इन्होंने कुछ लोगों को स्विच कराया और कुछ को एगमेंट कराया। ठीक है, अब जिन लोगों को, अब स्विच में इनके पास 3 ऑप्शन थे, जैसे ब्यूप्रोपायोन पे इन्होंने स्विच कराया, वेलनाफ्लेक्सिन पे स्विच कराया और सर्टालिन पे स्विच कराया। इसी तरह दूसरा ऑप्शन था इनके पास एगमेंट करें, मतलब सिटालोप्राम के साथ दूसरी दवा मिला के दें। तो उसमें इनके पास था ब्यूप्रोपियोन और बुस्पायरॉन, दो ऑप्शन थे कि या तो ब्यूप्रोपियोन दें या बुस्पायरॉन दें। तो इन्होंने इसी तरह कुछ लोगों को स्विच कराया और कुछ को एगमेंट कराया, मतलब कुछ को सिटालोप्राम रोक दी गई और उन्हें ये 3 दवाएं दी गई और एगमेंट वालों को सिटालोप्राम के साथ ये 2 दवाएं दी गई। तो इसमें जो नतीजे आए वो कुछ इस तरह से थे कि जो इनको स्विच कराया गया उसमें से ब्यूप्रोपियोन पे 21% 21.3% लोग जो थे वो इम्प्रूव्ड हो गए। इसी तरह वेलनाफ्लेक्सिन पे 24% लोग इम्प्रूव हो गए, सर्टालिन पे 17%। और जिनको हमने एगमेंट कराया था, सिटालोप्राम के साथ दूसरी दवा दी थी, उसमें 29.7% लोग इम्प्रूव हुए और जिसको बुस्पायरॉन दी थी उसमें 30% लोग इम्प्रूव हुए। तो इस तरह से मुख्तलिफ। अच्छा, इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अभी भी इम्प्रूव नहीं हुए थे ना। तो फिर वही हुआ कि उनके पास दो ऑप्शन थे, स्विच करें या एगमेंट करें। तो उन्होंने कुछ को स्विच किया मिट्राजिपिन पे, नॉरट्रिप्टालिन पे, और कुछ को उन्होंने एगमेंट किया लिथियम पे और T3 पे। तो उसमें कुछ लोग इम्प्रूव हो गए, जैसे मिट्राजिपिन पे 12.3% लोग इम्प्रूव हो गए और नॉरट्रिप्टालिन पे 19.8% लोग इम्प्रूव हो गए। इस तरह लिथियम पे 15% लोग इम्प्रूव हुए और T3 पर 24%, मोर अराउंड 25% ही इसको कर लें और इसको 16% लिथियम पे लोग इम्प्रूव हुए। तो अच्छा, इस पे भी कुछ लोग ऐसे थे जो अभी भी इम्प्रूव नहीं हुए थे, उन्हें फिर दूसरी ट्रेनाइलसाइप्रोमाइन और मिट्राजिपिन प्लस वेलनाफ्लेक्सिन पर उनको किया गया कि उन्हें स्विच किया ट्रेनाइलसाइप्रोमाइन पे और फिर मिट्राजिपिन और वेलनाफ्लेक्सिन पर स्विच किया गया। अच्छा, बात यहाँ आकर एंड नहीं हो जाती, मतलब ये कि आप ये देखें कि ये ट्रेनाइलसाइप्रोमाइन और मिट्राजिपिन बस ये एंड हो गया, मतलब ये स्टेप 4 है इसका। जो स्टेप 1 था इसका सिटालोप्राम, ऊपर जो हमने ये आपसे डिस्कस किया, और उसके बाद 2 था जिसमें ब्यूप्रोपायोन वगैरह, वेलनाफ्लेक्सिन, सर्टालिन और ये सारी दवाएं थी। फिर स्टेप 3 था मिट्राजिपिन वाला, नॉरट्रिप्टालिन और लिथियम वाला। उसके बाद स्टेप 4 था ये हमारे पास। फिर उसके बाद स्टेप 5, 6, 7 भी है ना, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ और दवाएं भी आती हैं। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है, जैसे अब जैसे फ़र्ज़ करें कि हम ऐड ऑन करते हैं एरिबिप्राज़ोल, अगर उसके बाद भी कोई ठीक नहीं होता स्टेप 4 के बाद,
तो एरिबिप्राज़ोल हम ऐड ऑन कर सकते हैं उसमें, ठीक है। इसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो आप देख सकते हैं। एरिबिप्राज़ोल गुड ऑप्शन है। दूसरा लिथियम का हमारे पास एक ऑप्शन है, ओलेंजापिन और फ्लॉक्सिटिन भी मिलाकर देते हैं इसमें, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। इन दोनों को काफ़ी आजकल रिसर्चेज आ रही है और काफ़ी कंपनीज़ ने इस मॉलिक्यूल को मार्केट में लॉन्च भी किया है। ये इसका जो कम्बिनेशन है ओलेंजापिन और फ्लॉक्सिटिन का। इसके अलावा हम कुटायापिन को इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, ये आगे कुटायापिन जो हम यूज़ कर सकते हैं 300 मिलीग्राम। इसी तरह SSRI हम बीप्रोपायोन के साथ, जैसे पहले हमने स्टार डी में ऊपर देखा, इसी तरह SSRI और वेनलाफ्लेक्सिन को, मियानसरीन को, मिट्राजिपिन को हम ऐड ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। मतलब स्टार डी सिर्फ स्टेप 5 पे ख़त्म नहीं हो जाती, उसको आगे भी आप ले जा सकते हैं। मतलब और जैसे केटामाइन कुछ लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। लेमोट्रिजिन यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन में। इसी तरह हम ECT का ट्रायल करते हैं इसमें, और हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है। अब इसमें डिपेंड ये करता है कि कौन सी हमारी फ़र्स्ट चॉइस है और कौन सी हमारी सेकंड चॉइस है, ये थोड़ा सा इस पर है डिबेट। अच्छा देखिए, ये जो स्टार डी यहाँ हम अमूमन समझते हैं लोग कि ये यहाँ ख़त्म हो गई थी इस जगह पे ट्राइसाइप्रोमाइन और मिट्राजिपिन वेनलाफ्लेक्सिन। फ़र्ज़ करें इसके बाद भी कुछ लोग जो है वो ठीक ना हो, इम्प्रूव ना हो, तो फिर हम आगे हमारे पास दो हिस्से बचते हैं। कुछ ड्रग्स आती हैं फर्स्ट चॉइस में, जो फर्स्ट चॉइस में आती हैं उसमें एरिबिप्राज़ोल है, लिथियम है, ओलेंजापिन एंड फ्लॉक्सिटिन है, और कुटायापिन है, SSRI बीप्रोपायोन के साथ है, और SSRI वेनलाफ्लेक्सिन के साथ है, जो स्टार डी में प्रीवियसली इन्होंने बताया। कुछ दवाएं जो हमारी सेकंड चॉइस में आती हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले भी आपसे डिस्कस की। ये ट्रीटमेंट ये सेकंड चॉइस है। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन सेकंड चॉइस। इसमें केटामाइन है, स्केटामाइन है जो इंटरनेज़ल इस्तेमाल होती है, स्केटामाइन, ठीक है। इसी तरह लेमोट्रिजिन है, ECT है, ट्राईआइडोथायोनिन है जो जिसकी हम बात कर रहे थे T3। तो ये हमारी सेकंड चॉइस है, कुछ हमारी फ़र्स्ट चॉइस है, ठीक है। तो ये वो ड्रग्स हैं जो हम ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट में, मतलब अगर पेशेंट में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही तो उनमें हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर इस तरह से होता है, कुछ पेशेंट उसके बावजूद भी ठीक नहीं होते, तो ये कुछ रेयर ऑप्शन है जो बहुत रेयरली यूज़ होते हैं, या इनको अदर ऑप्शंस थर्ड ऑप्शन के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एमेंटाडीन है, बुप्रेनोर्फिन है, ठीक है, और डाईसाइक्लोसरीन है, डेक्सामीथाजोन है, डेक्स्ट्रोमीथोरफिन है, क्विनिडीन है, फोलेट, मिथाइल फोलेट है। ये मिथाइल फोलेट तो काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा इस्तेमाल होते हुए। मिथाइल फोलेट बहुत सारी कंपनियों का है। हायोसिन है, कीटोकोनाजोल है, TCS इस्तेमाल होते थे पहले, फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते थे, अब इतने इस्तेमाल नहीं होते। मोडाफिनिल है, नेल्ट्राजोन है, नॉरट्रिप्टालिन है, कुछ हार्मोनल प्रिपरेशन है जो इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा ये ओमेगा 3 ट्राइसाइक्लिक हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं। रिस्प्रिडॉन एंटीसाइकोटिक, जैसे पहले हमने एरिबिप्राज़ोल डिस्कस की, रिस्प्रिडॉन हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, दे सकते हैं। SSRI, बाकी ये तो ऊपर मैं आपको बता दूँ, स्टिमुलेंट जैसे मैंने बताया। TCA का हाई डोज भी हम बाज़ दफ़ा यूज़ करते हैं, लेकिन कार्डिक मॉनिटरिंग के साथ। ये हार्मोनल मैंने आपको प्रिपरेशन बताई, उसमें टेस्टोस्टेरोन जेल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इफ़ेक्टिव है, ठीक है। ट्रिप्टोफेन हम इस्तेमाल करते हैं, वेनलाफ्लेक्सिन 200 मिलीग्राम से ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। IV क्लोमफेनार्मिन हम इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन वैसे इंटरनेशनली अवेलेबल है। बाहर IV ड्रग्स, IV एंटी डिप्रेशन ड्रग इस्तेमाल होती है, जिंक इस्तेमाल होता है। ज़ाइपरासिडोन ये एंटीसाइकोटिक है, जैसे हम एरिबिप्राज़ोल, रिस्प्रिडॉन और हमने डिस्कस किया, उसी तरह से ये ज़ाइपरासिडोन है जो एक एंटीसाइकोटिक है और हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो हम ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन में, मतलब हमने दो मुख्तलिफ एंटी डिप्रेसेंट हमने ट्राई की और वो इफ़ेक्टिव ना रही हो, तो वहाँ हम ये यूज़ करते हैं। मतलब कि वो इफ़ेक्टिव ना हो तो हम स्टार डी को फॉलो करते हुए इन सारे ऑप्शंस पे जाते हैं। लेकिन हर पेशेंट को उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी एक कुछ परसेंटेज होती है पेशेंट्स की जिनको ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अमूमन जो हमें फ़ॉलो करना होता है वो स्टार डी का यही स्टेप 5 तक ही, 4 तक ही हम फॉलो करते हैं। अमूमन इस पर ही रिस्पॉन्ड आ जाता है। तो इसमें याद रखने की बात ये है कि अमूमन, मतलब अब इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टार्ट सिटालोप्राम से करें। फ़र्ज़ करें कि आपके पास पेशेंट सर्टालिन ले रहा है, तो अब आप दो ऑप्शन में उसको डिवाइड कर सकते हैं कि अब आप स्विच करें या एडमेंट करें। स्विच करें तो आप इन पे
ब्यूप्रोपियोन पे स्विच कर सकते हैं, वेलनाफ्लेक्सिन पे कर सकते हैं, सर्टालिन पे कर सकते हैं। एड ऑन अगर आप करना चाह रहे हैं तो एड ऑन भी आप इस तरह से वेलनाफ्लेक्सिन पे भी आप एड ऑन कर सकते हैं और ब्यूप्रोपियोन पे एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप इन सब चीज़ों पे एड ऑन कर सकते हैं दवा को, बुस्पायरॉन पे एड ऑन कर सकते हैं। ये एगमेंट करना, ये एड ऑन इसके साथ मिला के देना। ठीक है, इसी तरह मिट्राजिपिन, नॉरट्रिप्टालिन, लिथियम और ये सब एड ऑन भी कर सकते हैं और इन पे आप स्विच भी कर सकते हैं। तो ये वो 4-5 ऑप्शन है जो हम ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन में फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो ये है आज की स्टार डी एपिसोड 4 स्टार डी टेक्निक। तो इंशाल्लाह आप इसमें से मुझसे सवालात करेंगे और मैं आपके सवालात का जवाब दूंगा और ये आपको समझने में मदद करेगा कि कैसे हम ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन को ट्रीट करते हैं। थैंक यू।